हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को शुरू करेंगे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ ही भारत में संचालित किए गए। ये दोनों काफ़ी ओवरलैपिंग हैं क्योंकि नेतृत्व मुख्य रूप से दोनों आंदोलन में गांधी जी प्रमुख रूप से भाग ले रहे थे और घटनाएं भी एक ही प्रकार की थी क्योंकि दोनों ही आंदोलन, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन, दोनों में विरोध का जो तरीका था वो एक ही प्रकार का था क्योंकि मुख्य रूप से जो विचारधारा इन दोनों आंदोलन के पीछे काम कर रही थी वो महात्मा गांधी की विचारधारा थी। इसीलिए जो भी तरीके अपनाए गए, चाहे वो बहिष्कार का रहा हो चाहे वो असहयोग का रहा हो, वो महात्मा गांधी का विचार था। और इसीलिए जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत दो चीज़ें हैं इसमें, दोनों आंदोलन अलग अलग हैं, खिलाफत एवं असहयोग। आंदोलन दोनों ही आंदोलन 1920 से प्रारंभ हुए। हालांकि असहयोग आंदोलन पहले समाप्त हो गया 1922 में और खिलाफत आंदोलन उसके 2 वर्ष आगे तक 1924 तक चलता रहा था। दोनों ही आंदोलन एक ही समय में भारत में संचालित हो रहे थे, इसीलिए ज़्यादातर पुस्तकों में आपको ये एक ही चैप्टर में मिलेंगे, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। दोनों आंदोलन वैचारिक रूप से अलग अलग हैं क्योंकि दोनों के उद्देश्य, मुख्य जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हैं। हम जो पढ़ने का तरीका यहाँ पर अपनाएंगे उसमें हम खिलाफत आंदोलन को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन को भी गांधी जी ने नेतृत्व दिया था और साथ में ही ये इसकी घटनाएं ओवरलैपिंग रहती हैं, लेकिन हम असहयोग आंदोलन को अगली क्लास में पढ़ेंगे पूरी तरीके से विस्तार में। खिलाफत आंदोलन क्या था और इसके पीछे क्या वजह थी और अंत में इस आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, इस पर हम केवल आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये देखना चाहें कि खिलाफत आंदोलन के कारण क्या हैं, क्यों ये चलाया गया और क्या था ये आंदोलन, तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि खिलाफत आंदोलन भारत से संबंधित मामला नहीं था। ये प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड एक मामला था जिसका प्रभाव भारत में भी दिखाई पड़ रहा था। चूँकि ये असहयोग आंदोलन के साथ साथ चलाया गया था, महात्मा गांधी ने भी इसमें पूरा अपना सहयोग दिया था, इसीलिए हम यहाँ भारत के इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि खिलाफत आंदोलन के लोगों ने जो खिलाफत आंदोलन में भाग ले रहे थे उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी समर्थन दिया हुआ था और असहयोग आंदोलन के लोगों ने खिलाफत आंदोलन में समर्थन दिया हुआ था, यानी दोनों आंदोलन एक दूसरे को समर्थन दे रहे थे। इसी वजह से हम इनको साथ साथ पढ़ेंगे। कारण क्या थे? कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, देखिए समझिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से प्रारंभ हुआ और 1918 तक ये चला। पीछे की क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 राष्ट्रों के ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप था धुरी राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र और दूसरा जो ग्रुप था वो मित्र राष्ट्र कहलाया। कौन कौन इसमें शामिल थे मुख्य रूप से, उन पे एक नज़र अगर हम डालें तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और तुर्की था। मुख्य रूप से 3 आपको हमने नाम बताए थे पीछे। और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ में भारत भी इस युद्ध में शामिल हुआ। ब्रिटेन चूंकि भारत में उसमें शासक था इसीलिए भारत भी इसमें शामिल हुआ। फ्रांस, रूस, अमेरिका इत्यादि ये सब मित्र राष्ट्र में शामिल थे, जापान वगैरह भी इसमें थे। इन दोनों में यहाँ जो हमें प्रमुख रूप से समझना है वो तुर्की के विषय में समझना है।
और यहाँ देखिए भारत की सिचुएशन यानी ब्रिटेन की सिचुएशन कहाँ है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की एक तरफ था यानी ध्रुवी राष्ट्र की तरफ था, और ब्रिटेन यानी भारत समझ लीजिए, भारत पे ब्रिटेन का ही शासन था, वो मित्र राष्ट्र की तरफ था, यानी ब्रिटेन और तुर्की के बीच में लड़ाई है। इससे भारत का क्या लेना देना है इसको समझें आप। ये प्रथम विश्व युद्ध की सिचुएशन है। अब देखिए, अब हम तुर्की की बात करेंगे। तुर्की पे क्या है, तुर्की क्या है। पीछे की क्लास में हमने चर्चा की थी कि एक ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ था, यानी उस्मानिया साम्राज्य जिसे कहा जाता है, वही है तुर्की। उस्मानिया साम्राज्य का जो सुल्तान होता था तुर्की, जो तुर्की का सुल्तान हुआ था, तुर्की का जो भी सुल्तान होता था उसको जो है खलीफा माना जाता था। खलीफा से ही संबंधित है खिलाफत आंदोलन। खलीफा क्या होते थे, खलीफा जो है वो विश्व में जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम लोग थे, खास करके मौलाना और उलेमा लोग, उनके ये धार्मिक प्रधान के रूप में मान्यता प्राप्त थे। यानी ये बहुत सम्मानित पद है जिसमें मुस्लिम धर्म के समझ लीजिए एक प्रकार से धार्मिक प्रधान का पद होता था, खास करके मौलवियों और जो मौलाना लोग होते थे या उलेमा लोग होते थे उनके बीच में। तो तुर्की का सुल्तान जो है वो खलीफा माना जाता था, और खलीफा यानी विश्व में मुस्लिम समाज के धार्मिक प्रधान थे। तो अब देखिए यहाँ पर मामला क्या है, मुसलमान यहाँ भारत में भी रह रहे हैं, हर एक देश में मुस्लिम जो है रह रहे थे। तो जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय भारत के जो मुसलमान थे उनको लगा कि चूंकि तुर्की विरोधी राष्ट्रों की तरफ है, तो अगर विरोधी राष्ट्र यानी ध्रुवी राष्ट्र अगर हारते हैं तो तुर्की के साथ में गलत व्यवहार किया जाएगा, जो हारने वाले देश होंगे उनके साथ प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, उनके राजाओं के साथ में अच्छा व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो भारत के मुस्लिम्स भी इससे चिंतित थे कि यदि तुर्की हार जाता है तो तुर्की के जो सुल्तान हैं यानी जो हमारे खलीफा हैं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा, ऐसी संभावना है। तो इसीलिए भारत के मुस्लिम जो थे उन्होंने सोचा कि हम ब्रिटेन का साथ ही ना दें विश्व युद्ध में। ऐसा भी तो हो सकता है कि विश्व युद्ध में मुस्लिम लीग या जो मुस्लिम संगठन थे वो ब्रिटेन का साथ ना दें, ऐसी संभावनाएं बनने लगी। तो यहाँ पर ब्रिटेन के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक वादा किया कि यदि हम जीतते हैं यानी ब्रिटेन जीतता है तो हम तुर्की के सुल्तान के साथ में सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, उनकी जो धार्मिक सत्ता है वो बरकरार रहेगी। ऐसा वादा उन्होंने किया, ऐसी घोषणा उन्होंने की। तब जाकर के भारत के मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर देखें क्या हुआ, ये माना जाता था युद्ध में, अगला पॉइंट हम क्या नोट करेंगे कि युद्ध में तुर्की के पराजित होने पर, भाई कोई भी जीत सकता है पक्ष, उस समय किसी को नहीं ज्ञात था कि तुर्की जीत जाएगा या ब्रिटेन जीत जाएगा, और देशों से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस देश को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं क्योंकि खिलाफत आंदोलन हमें पढ़ना है। खिलाफत आंदोलन जो है वो खलीफा के समर्थन में है, खिलाफत के समर्थन में है। तो युद्ध में तुर्की के हारने पर, अगर हार जाता है, हारने पर खलीफा के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं होने की शंका थी। शंका भारतीय मुस्लिम समाज में थी।
ये विश्व युद्ध के दौरान ही, ऐसी उनको शंका थी। हालांकि भारत में कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने, इन सभी लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने का जो है प्रस्ताव पारित कर दिया था। मुस्लिम लीग और मुस्लिम समाज भी इसी समर्थन में आया, लेकिन कब? जब इस चीज़ से निपटने के लिए ब्रिटेन के उस समय जो प्रधानमंत्री थे डेविड लॉयड जॉर्ज, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने सोचा कि इस तरह से हम जो है मुस्लिम समाज का समर्थन हासिल कर लेंगे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार करने का वादा किया। तब भारतीय मुसलमानों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में समर्थन दिया। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई कि इस प्रकार का वादा जो है वो किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, डेविड लॉयड जॉर्ज के द्वारा, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि भारत का हमें अगर पूरा समर्थन मिल जाएगा तो हमें युद्ध जीतने में आसानी रहेगी, और तुर्की के जो खलीफा हैं उनके साथ हम सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। यानी उनकी जो धार्मिक सत्ता है, तुर्की के खलीफा से और कोई मतलब नहीं था। तुर्की के जो सुल्तान होते थे उनको एक धार्मिक मान्यता प्राप्त थी पूरे विश्व के मुस्लिम समाज में। इसीलिए उन्होंने वादा किया कि हम उनकी जो धार्मिक सत्ता है, यानी कि जो धार्मिक स्थलों पर उनका अधिकार है, या वो धर्म गुरु हैं, एक धर्म गुरु या धार्मिक प्रधान के साथ में किस प्रकार का सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए, वैसा ही किया जाएगा, ऐसा उन्होंने वादा कर दिया। और इससे जो है मुस्लिम भी और मुस्लिम लीग या मुस्लिम के जो अन्य संगठन थे उन्होंने भी जो है ब्रिटेन का साथ विश्व युद्ध में दिया। विश्व युद्ध चलता रहा, लेकिन 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में तुर्की के साथ में, चूंकि ये पक्ष हार गया विश्व युद्ध में, धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की वगैरह सब पराजित हो गए। यानी कि उस्मानिया साम्राज्य, जो ऑटोमन साम्राज्य था जिसको तुर्की कहते हैं, वो भी पराजित हो गया। तो जब पराजित हो गए तो इन सभी राष्ट्रों के साथ में अपमानजनक संधियां की जाने लगी। इधर के राष्ट्रों ने इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि इनके साम्राज्य को इतना तोड़ दिया जाए, इतना छिन्न भिन्न कर दिया जाए कि ये लोग आगे कभी हमारे सामने उठ ना पाएँ। तो इस प्रकार की संधियां या प्रारूप तैयार किए जाने लगे और पूरे विश्व में जो है वो मुस्लिम समाज के बीच में जो है इसके विरोध की लहरें उठने लगी। और भारत में भी स्वाभाविक रूप से जो यहाँ मुस्लिम संगठन थे, मुस्लिम समाज थे, मुस्लिम दल थे, उन लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि इस प्रकार से एक तो वादा खिलाफ़ी की गई है, दूसरी चीज़ हमारे जो धार्मिक प्रधान हैं उनके साथ में सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। ऐसा शंका पूरी तरीके से बन गई। हालांकि अभी कोई संधि वगैरह नहीं की गई, लेकिन संभावनाएं पूरी तरीके से बन गई। और तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा के समर्थन में एक आंदोलन भारत में किया गया जिसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो खिलाफत आंदोलन का सीधा सा मतलब हो गया कि तुर्की के खलीफा की धार्मिक स्थिति को बरकरार रखने के लिए उनके समर्थन में भारत में एक आंदोलन किया गया जिसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। इतना आप समझ गए कि खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया था। अब हम देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन कैसे हुआ, किन लोगों ने इसमें भाग लिया और गांधी जी ने इसमें क्या किया और किस प्रकार से यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। अब थोड़ा सा यहाँ भारत के हालात पर गौर करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए जो लास्ट में मैंने बोला कि फर्स्ट
विश्व युद्ध में। नोट्स पे आपके रहेगा तभी आप इसे आगे रिकॉल कर पाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की पराजित हो गया। खलीफा जो वहाँ का सुल्तान था उनको खलीफा कहा जाता था। खलीफा एक पद है। खलीफा की धार्मिक सत्ता के समर्थन में, कि उनकी धार्मिक सत्ता से कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य न किया जाए, उसके समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। जब तुर्की पराजित हो गया था तो क्या किया गया? तुर्की के साथ में सेब्रे की संधि की गई और उसका जो पूरा साम्राज्य था, तुर्की का जो पूरा साम्राज्य था, उसको कई खंडों में बांट दिया गया। धार्मिक स्थलों पर से सुल्तान की जो सत्ता थी वो हटा दी गई। कई स्थान जो प्रमुख स्थान थे, ट्रेड के मार्ग थे, वो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में ले लिए गए। यानी कि ऑटोमन साम्राज्य का जो उस्मानिया साम्राज्य का पूरा जो साम्राज्य था, जो पूरा ढांचा था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। कई टुकड़ों में इसको बांट दिया गया। काफ़ी अच्छे स्थानों पर फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने कब्जा कर लिया और महत्वपूर्ण जो ट्रेड के मार्ग थे उनको अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में ले लिया गया। इस प्रकार से नेस्तो नाबूद कर दिया गया तुर्की को। तो यहाँ पर क्या किया गया? तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की गई। सेब्रे की संधि की गई। सेब्रे की संधि में क्या किया गया था? और भी देशों के साथ संधियां हुई, वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो सेब्रे की जो संधि थी, इसमें क्या किया गया? इसमें तुर्की का साम्राज्य जो था, इसको तोड़ दिया गया। देखिए, ब्रिटेन ने कहा था कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया। तुर्की के साम्राज्य को तोड़ दिया गया और जितने भी धार्मिक स्थल थे, धार्मिक स्थलों पर सुल्तान की सत्ता नहीं बनी रही। सीमाओं में परिवर्तन हो गया। यानी अब सुल्तान, यानी जो खलीफा थे, उनकी पूरी तरीके से सत्ता सभी धार्मिक स्थलों पर नहीं बनी रही। कई स्थानों पर, इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कई स्थानों पर ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। इस्तांबुल से होकर के एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार का स्थल मार्ग है। आप पढ़ते मैप में देखिएगा, इस्तांबुल जो है टर्की में आता है और जिसको पहले जो है किस्तितुनिया कहा जाता था। इस्तांबुल पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था जहाँ से होके एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार का मार्ग था। आपने शुरू में भी पढ़ा था कि ये जो सारी कहानी हम पढ़ रहे हैं वो इसी इस्तांबुल, जिसको किस्तितुनिया कहा जाता था पहले, कॉन्स्टेंटिनोपल, वहाँ पर जो है इसी उस्मानिया साम्राज्य के नियंत्रण हो जाने की वजह से एशिया और यूरोप के बीच के व्यापारिक मार्ग बंद हो गए थे। तभी जो है वास्को डी गामा जल मार्ग से भारत आया था। यानी कहानी वहीं से शुरू हुई थी। तो आज उस इस्तांबुल पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण फिर कायम कर दिया गया और ये उस्मानिया साम्राज्य जो था तुर्की का, उसको पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया गया। यह एक
थोपी गई संधि थी, आरोपित संधि थी। जो सेब्रे की संधि है यह एक आरोपित संधि थी, जबरदस्ती, क्योंकि पराजित है तो आप चाहे जिस प्रकार की संधि थोप सकते हैं। तो यह एक आरोपित संधि थी और इसीलिए जो है मुस्लिम जो पूरे विश्व के मुसलमानों के बीच में विरोध की लहर उठी और खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो खिलाफत आंदोलन क्या था? ये खलीफा की धार्मिक सत्ता के समर्थन में चलाया गया। इसमें यही मांगे की गई थी कि आप जो है जो उनकी धार्मिक सत्ता है, जो धार्मिक उनका सम्मान है, वो वापस करें, यानी अरब की जो सीमाएं हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, वो फिर से सुल्तान के अंडर में दिए जाए और उनकी सत्ता को उसी प्रकार पूर्वत कर दिया जाए। यही इसकी जो है इस आंदोलन की प्रमुख मांगे थी। अब देखिए इस आंदोलन को किस प्रकार से किया गया भारत में। यहाँ तक आपने समझ लिया कि खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया, क्या इसके पीछे कारण था। अब कैसे घटनाक्रम हुआ उस पर नज़र डालें और ये देखें कि गांधी जी इसमें कब शामिल हुए और क्यों शामिल हो गए और कौन कौन लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं। सबसे पहले हम देखें खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी पीछे की क्लास में हमने आपको बताया था, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान जो है वो गांधी जी के सहयोग से खिलाफत कमेटी की भी स्थापना कराई गई थी। खिलाफत कमेटी की जो स्थापना है वो अली बंधु ने की थी। अली बंधु में दो लोग हैं, दो भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये लोग थे अली बंधु। इसके अध्यक्ष थे हसरत मोहानी, अध्यक्ष के पद पे थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी के विषय में आप जानते होंगे, बहुत बड़े गज़लकार हैं। इनकी अनेक गज़लें आपने सुनी होंगी जगजीत सिंह की आवाज़ में और गुलाम अली की आवाज़ में, जैसे कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इस प्रकार की गज़लें जो हैं वो हसरत मोहानी के द्वारा ही रचित हैं। तो ये जो है खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने और इसमें अबुल कलाम आज़ाद भी थे। अबुल कलाम आज़ाद। ये खिलाफत कमेटी जो है 1919 में मार्च में बनी थी। मार्च 1919 किसके दौरान, किस आंदोलन के दौरान? रॉलेट सत्याग्रह के दौरान। रॉलेट सत्याग्रह के समय हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने इस कमेटी का प्रयोग भी रॉलेट सत्याग्रह में किया था और ये बताया था कि इसका ज़्यादा उपयोग वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि मार्च में इस कमेटी का गठन हुआ और अप्रैल में जो है वो जलियांवाला बाग कांड के बाद में रॉलेट सत्याग्रह समाप्त हो गया। तो ये रॉलेट सत्याग्रह के पहले कमेटी बन गई थी जलियांवाला बाग के, तो कुछ इसका उपयोग महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने 3 संगठनों का प्रयोग जो है वो रॉलेट सत्याग्रह में किया था। कौन कौन से? एक तो खिलाफत कमेटी थी जिसका ही गठन हो गया था पहले, दूसरा जो है होम रूल लीग जो था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का जो संगठन, उसका उपयोग किया था महात्मा गांधी ने, और तीसरा जो है एक संगठन उन्होंने सत्याग्रह सभा स्वयं स्थापित की थी। तो 3 संगठनों के लोगों के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था। ये खिलाफत कमेटी थी, क्षेत्रीय कमेटी थी, ऑल इंडिया नहीं थी ये। तो ये कमेटी जो है इसकी एक सभा हुई, ये पूरी कमेटी जो थी इसकी एक सभा हुई, इसका एक सम्मेलन हुआ सितंबर में, सितंबर 1919 में। अभी 1919 में ही चल रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रॉलेट सत्याग्रह समाप्त हो गया। आपने देखा किस प्रकार से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके बाद में
18 अप्रैल को महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह बंद कर दिया। ये उसके बाद की घटना है। खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ सितंबर 1919 में लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष थे इब्राहिम हारून जफर अध्यक्ष। यहाँ पे अध्यक्षता जो की इब्राहिम हारून जफर ने, ये जो है एक मुस्लिम सम्मेलन हुआ और यहाँ पर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई। ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना हो गई। इसमें यही सभी लोग हैं, अली बंधु हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद, और यहाँ पे ये सभी व्यक्ति हैं। और इसमें और लोग हैं आ गए, हकीम अजमल खां, और खिलाफत आंदोलन के और प्रमुख नेता यहाँ पे एक और नोट करें आप, खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्होंने जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है सहयोग इसमें दिया था। तो इतने प्रमुख नेता जो हैं ये सभी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सदस्य बन गए। और इसके अध्यक्ष, ये जो अखिल भारतीय, ये देखिए, ये सम्मेलन की अध्यक्षता इब्राहिम हारून जफर ने की थी, और ये जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए इस कमेटी के, वो बनाए गए एक सेठ छोटानी नाम था उनका, सेठ छोटानी। इनको जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। और इसमें क्या रखी गई चीज़ें, क्या उद्देश्य था इस कमेटी का? इनका उद्देश्य वही था जो पीछे हमने बताया। इस कमेटी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, इस कमेटी का उद्देश्य था, सबसे पहला ये था कि तुर्की के सुल्तान, यानी जो इनके खलीफा थे, की धार्मिक सत्ता का समर्थन, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। और इसमें इन्होंने क्या चीज़ें जोड़ी कि जो साम्राज्य है, यानी जो खलीफा का अधिकार है धार्मिक क्षेत्रों पर, वो पुनः कायम हो। खलीफा का धार्मिक क्षेत्रों पर पुनः अधिकार हो। और साम्राज्य जो है वो पूर्ववत किया जाए, साम्राज्य पूर्ववत किया जाए, यानी जो सीमाएं हैं जो इधर उधर बांट दी गई हैं वो सभी पूर्ववत की जाएं। तो इस प्रकार से एक कमेटी बन गई भारत में, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। और इसका यही उद्देश्य हो गया कि हम जो तुर्की में खलीफा के साथ अन्याय किया गया है उसको हम वापस करेंगे, उनका सम्मान फिर से दिलाएंगे और धार्मिक क्षेत्रों पर उनका फिर से नियंत्रण करेंगे। और जो कुछ वहाँ साम्राज्य से कट करके नए टुकड़े बन गए हैं, ये प्रयास रहेगा कि वहाँ पर गैर मुस्लिम शासक ना आने पाएँ। तो इस प्रकार से ये प्रमुख इनका उद्देश्य था मुख्य रूप से। अब इस सम्मेलन के बाद में ये खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ जहाँ पर महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए। महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह बंद कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन बनाने का मन कर लिया था, चलाने का मन बना लिया था। और
उनको यह एक अच्छा मौका दिखाई पड़ा। महात्मा गांधी ने सोचा कि यदि इस समय हम मुसलमानों को खिलाफत आंदोलन में सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं, तो हम अपने असहयोग आंदोलन के साथ उनको जोड़ लेंगे। यानी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का ये एक सुनहरा अवसर महात्मा गांधी को दिखाई पड़ा। और महात्मा गांधी ने ये लिखा भी है कि इतना अच्छा अवसर शायद आने वाले 100 वर्षों में भी नहीं मिलता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का, क्योंकि यह पूरी तरीके से मुसलमानों का मामला था। अगर इसमें हिंदू सहयोग करते हैं तो फिर मुसलमानों को भी हम अपनी तरफ मिलाने में, अपने आंदोलन में पूरी तरीके से शरीक कराने में कामयाब हो जाएंगे। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बार फिर से अपने वर्चस्व पर होगी। हिंदू मुस्लिम एकता इस दौरान, इस समय काल में 1911 से 1920 के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए असीम प्रयास किए गए। आपने देखा किस प्रकार से, पीछे के क्लास में भी हमने बताया था, किस प्रकार से धीरे धीरे मुस्लिम जो हैं वो ब्रिटेन से, जो ब्रिटिश शासक थे, अंग्रेजी सरकार थी, उससे असंतुष्ट हो रहे थे और धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा था। लखनऊ में 1916 में आपने देखा, लखनऊ पैक्ट में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक पैक्ट भी हो गया। उसके बाद जो है एक ही उद्देश्य 1913 से उन्होंने भी, मुस्लिम लीग ने भी जो है स्वशासन को एक अपना उद्देश्य बनाया और कहा कि हम अन्य संगठनों के साथ मिल करके काम करेंगे। इस प्रकार से होम रूल मूवमेंट में भी आपने देखा धीरे धीरे जो मुस्लिम और हिंदू हैं वो एक मंच पर आते दिखते हैं और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रयासों से यह एकता और मजबूत होती दिखाई पड़ती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो आपको नाम याद रखने हैं वो मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको अली बंधु के नाम से जाना जाता है। यही दो प्रमुख मुख्य रूप से नेता हैं जो खिलाफत आंदोलन के शिखर पर हैं। गांधी जी को मुख्य नेतृत्वकर्ता स्वीकार किया गया था खिलाफत आंदोलन का भी। इस पे आप ध्यान दीजिएगा, खिलाफत कमेटी जो है ये, इस खिलाफत कमेटी में ये सभी लोग हैं, लेकिन इन सब लोगों ने मिल करके महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन की जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप ही जो है रणनीति बनाइए कि हम किस प्रकार से आंदोलन करें। और महात्मा गांधी ने ही पूरी आगे की असहयोग की रणनीति तय की थी। लेकिन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख जो नेता हैं वो मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हीं के प्रयासों से भारत में खिलाफत मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो देखिए आगे क्या घटना हुई, वो दो नाम आप जरूर याद रखेंगे। इस अखिल भारतीय जो कमेटी की स्थापना हो गई, खिलाफत कमेटी, इसका एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। दिल्ली सम्मेलन नवंबर 1919, अभी हम 1919 में ही हैं। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का दिल्ली सम्मेलन, दिल्ली सम्मेलन हुआ और दिल्ली सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए। यहाँ पर महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। पहले दिन अध्यक्ष नहीं थे, पहले दिन जो है अध्यक्ष थे फजलुल हक। फजलुल हक प्रथम दिन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है लेकिन आप याद रखें अपनी जानकारी के लिए, फजलुल हक अध्यक्ष थे जब ये सम्मेलन शुरू हुआ। दूसरे दिन जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष बन गए यहाँ पर। लेकिन मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वहाँ पर प्रमुख नेता तो अली बंधु हैं, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो महात्मा गांधी बने। और यहाँ पर जो है शौकत अली और अली बंधुओं ने जो है वो महात्मा गांधी को अपना लीडर स्वीकार किया। यहाँ पर जो है अली बंधु, अली बंधुओं ने, अली बंधु में
दो लोग हमने बताया, मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये दूसरे हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली ने तो इस चीज़ का, मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इस चीज़ का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ये जो खिलाफत मूवमेंट है वो एक धार्मिक आंदोलन है और भारत की राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जो महात्मा गांधी इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में मिला रहे हैं यह उचित नहीं है। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इस चीज़ का विरोध किया था कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाया जाए। उसको आगे हम दर्ज भी करेंगे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो अली बंधु थे, तो अली बंधुओं ने महात्मा गांधी को के साथ मिलकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी को भी लग रहा था कि अगर हम खिलाफत आंदोलन में इस तरह से साथ में आते हैं तो हम आने वाले समय में जो एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं उसमें हम भारी जनता का समर्थन हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन में अपना पूरा समर्थन दिया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का विरोध किया। यहीं पे आप दर्ज कर लेंगे नोट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रकार धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ने पर विरोध किया। उन्होंने कहा यह उचित नहीं है, इसीलिए असहयोग आंदोलन में उन्होंने विरोध किया महात्मा गांधी का। यहाँ पर शौकत अली और महात्मा गांधी ने मिल करके जो है इस आंदोलन को चलाने का निर्णय किया और इन अली बंधुओं ने नारा दिया था कि जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे इस आंदोलन के विपक्ष में है, वो देशद्रोही है। ये मोहम्मद अली जिन्ना को जवाब देने के लिए उन्होंने ये नारा दिया कि वो एक देशद्रोही है, जो गांधी जी के साथ में नहीं है, इस आंदोलन के साथ में नहीं है, वो देशद्रोही है। तो इस प्रकार से ये आंदोलन की रणनीति बन गई। अभी 1919 चल रहा था, अभी जो है विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और संधियां की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा प्रयास किए जाने लगे कि तुर्की के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए, जैसा कि इसका एक उद्देश्य था। तो इन्होंने शिष्टमंडल भेजे। इस समय जो भारत का वायसराय है वो चेम्सफोर्ड ही था। अभी तक 1921 में रीडिंग आ जाएंगे, रीडिंग वो आगे रहेंगे। तो अभी जब असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, उस समय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय थे। तो उनके पास जो है अली बंधुओं के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा गया। अली बंधुओं के नेतृत्व में वायसराय, वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के पास शिष्टमंडल भेजा गया। क्या कहा गया? शिष्टमंडल में वही अपनी मांगें रख दी गई कि अगर आपने जो तुर्की के साथ में जो भी आप संधि वगैरह करेंगे, उसमें अगर मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी और खलीफा की धार्मिक सत्ता के साथ में अगर छेड़छाड़ की जाएगी, जिससे कि मुस्लिम समाज अगर संतुष्ट नहीं होगा, तो फिर मुस्लिम जो वफादारी है उस पर प्रभाव पड़ेगा और हम आंदोलन करेंगे। तो ये चीज़ अली बंधुओं के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल गया, उसने ये बात वायसराय के सामने रख दी। यानी अंग्रेजी सरकार को बखूबी बता दिया गया
कि यदि आपने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि मुस्लिम समाज असंतुष्ट हुआ, तो अभी तक जो मुस्लिम समाज जो है वो अंग्रेजी सरकार के साथ वफादारी के मार्ग पे था, उस भावना को ठेस पहुंचेगी और हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन किस प्रकार का होगा? आंदोलन बहिष्कार का आंदोलन होगा, असहयोग का आंदोलन होगा, जो गांधी जी तय करेंगे किस प्रकार से आंदोलन होगा। और गांधी जी ने वही असहयोग का पूरा खाका बना लिया था। तो ये वहाँ तक बात पहुँच गई, लेकिन चेम्सफोर्ड के पास भेजा गया और अपनी मांगे रखी। अपनी मांगे रखी। मांगे लिखने की जरूरत नहीं, पीछे हम खिलाफत कमेटी जब बनी थी मांग लिख चुके हैं क्या क्या मांगे इनके थी। वो मांगे इन्होंने रखी, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर ध्यान दिया होता तो सेब्रे की संधि जो मई 2020 में आई वो इस प्रकार से नहीं आई होती। तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अपना काम तो हो ही गया है, विश्व युद्ध समाप्त हो गया है, अब हमको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, जो भी ब्रिटेन की हुकूमत बैठ करके करेगी वो अपना करेगी। तो ये इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 19 मार्च 1920 शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया। मई 1920 15 मई है, 15 मई 1920 तुर्की के साथ सेब्रे की संधि हो गई। सेब्रे की संधि। और सेब्रे की संधि में क्या किया गया ये भी हम पीछे नोट कर चुके हैं कि तुर्की के साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की जो धार्मिक सत्ता थी उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई, यानी धार्मिक स्थलों पर उनके नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। तो ये संधि जो है वो अपमानजनक थी और आरोपित संधि थी। इससे जो है अब यहाँ पर खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। यहाँ पर जून 1920 इलाहाबाद में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ, फिर से सम्मेलन। और यहाँ पे क्या किया गया, चूंकि अब ये सेब्रे की संधि हो गई, अभी तक ये प्रयास कर रहे थे अपना शिष्टमंडल भेज करके कि ऐसा कुछ होने न पाए, लेकिन अब जो नहीं चाहते थे वही हो गया। तो इलाहाबाद में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का तुरंत सम्मेलन कराया गया अगले ही मंथ में, जून में। और यहाँ पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलाने की स्वीकृति कर दी गई। चलाने की स्वीकृति। यहाँ पे कहा गया कि अब महात्मा गांधी हमको निर्देशित करें कि किस प्रकार से आंदोलन हम चलाएं। मोहम्मद अली, शौकत अली, महात्मा गांधी ये प्रमुख रूप से खिलाफत आंदोलन के नेता हैं। हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खां, ये सभी लोग जो है खिलाफत मूवमेंट के प्रमुख नेता हैं। तो महात्मा गांधी को ये नेतृत्व दिया गया कि आप हमको मार्ग बताएं। और महात्मा गांधी का मार्ग पूरी तरीके से पहले से ही डिसाइड था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने इसकी घोषणा की। महात्मा गांधी ने जुलाई में इसकी घोषणा कर दी। जून में ये स्वीकृति हुई। जुलाई 1920 महात्मा गांधी की घोषणा। महात्मा गांधी ने क्या घोषित किया कि हम 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। यानी कि यहाँ से
जो खिलाफत आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन के साथ मर्ज होकर के काम करेगा, क्योंकि विरोध का तरीका गांधी जी तय करेंगे और गांधी जी ने जो तरीका था वो सत्याग्रह, असहयोग का तरीका, अहिंसात्मक रूप से प्रतिषेध का तरीका जो उनका मार्ग था, उसी मार्ग पे इस असहयोग आंदोलन को चलाएंगे और खिलाफत मूवमेंट इसी के साथ साथ चलेगा। असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है, एक विस्तृत है, इसके लक्ष्य अलग हैं, इसके पीछे के कारण भी अलग हैं। भारत की पूरी जनता इसमें साथ में लगेगी, लेकिन इसके साथ में खिलाफत आंदोलन का लक्ष्य अलग है, जो भारत से रिलेटेड नहीं है, जो तुर्की से रिलेटेड है। लेकिन गांधी जी ने इन दोनों आंदोलन को एक साथ इसलिए मिलाया क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम समाज का भी पूरा समर्थन असहयोग आंदोलन में मिले, जिससे आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो सके। हालांकि इस खिलाफत आंदोलन के मामले का भारत की राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन आंदोलन को एक समग्र रूप देने के लिए, सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए इन सब चीज़ों को गांधी जी ने एक मंच पर ला दिया और इन्होंने कहा कि हम असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पे आप दर्ज कर लेंगे कि इसके बाद असहयोग आंदोलन प्लस खिलाफत आंदोलन साथ साथ चलते रहे, साथ साथ चले, क्योंकि तरीका दोनों में एक ही था तो सेम वही साथ साथ होता रहा। तो इसके बाद ये दोनों ही आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में साथ साथ चले। हालांकि जो है असहयोग आंदोलन 1922 तक चला और खिलाफत आंदोलन जो है 1924 तक चला। 1924 में जाके समाप्त हुआ और यहाँ पर आप देखेंगे कि चौरी चौरा कांड के बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। 1922 तक चला। अब असहयोग आंदोलन के लिए हम अलग चैप्टर पढ़ेंगे, तो असहयोग आंदोलन पे हम बात नहीं करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, इसको अलग से हम पढ़ लेंगे। इसको मिक्सअप नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको पीटी के दृष्टिकोण से तो सब मिल ही जाएंगे, मेंस में जब आंसर राइटिंग होगा तो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग जो है एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पर हम असहयोग आंदोलन को यहीं पर छोड़ते हैं। खिलाफत आंदोलन को हम पूरा इसी चैप्टर में पूरा कर लें कि इसका अंतिम रूप से क्या हुआ। तो ये आंदोलन चलने लगा। खिलाफत आंदोलन में आगे क्या हुआ, अली बंधुओं ने घोषणा की कि सेना में जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी नौकरी का परित्याग करें और कोई भी मुस्लिम जो है वो सेना में भर्ती नहीं होगा। यहाँ से जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो खिलाफत वाली कर लेंगे, असहयोग जो साथ में चल रहा है उसको अलग पढ़ेंगे ही। तो खिलाफत आंदोलन के तहत अली बंधुओं ने घोषणा की कि कोई भी मुस्लिम जो है, चूँकि आगे बहिष्कार का ही पूरा होना है ना, तो अली बंधुओं ने भी कहा कि सेना में जो है कोई भी भर्ती नहीं होगा। और इस चीज़ से अंग्रेज जो सरकार है वो बहुत रुष्ट हो गई, क्योंकि सेना उनकी पावर पे हमला है। अगर सेना में लोग भर्ती नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अली बंधुओं में दो लोग हैं। अली बंधुओं ने 1921 में, अब मामला 1921 तक पहुंच गया है, 1921 में घोषणा की सेना से लोग इस्तीफा दें। जो लोग हैं वो सेना से इस्तीफा दें और सेना में भर्ती होना हराम है, ये इन्होंने कहा। और इसको जो है महात्मा गांधी ने भी समर्थन दिया। महात्मा गांधी ने भी, जो साथ ही साथ में असहयोग आंदोलन भी तो चल रहा है, महात्मा गांधी ने भी कहा कि सभी लोग, इन्होंने सिर्फ मुस्लिम बंधुओं के लिए कहा था, महात्मा गांधी ने इसमें और ऐड कर दिया कि सभी लोग जो है, सरकारी नौकरियों के परित्याग का मामला तो चल ही रहा था, असहयोग आंदोलन में पूरा हम डिटेल में देखेंगे, और सरकार ने जो है
अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया। इस घोषणा के बाद क्या हुआ, अली बंधु और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार। ये लोग गिरफ्तार हो गए। महात्मा गांधी ने भी अली बंधुओं के भाषण को दोहरा दिया। अली बंधुओं के भाषण को दोहरा दिया, यानी आगे जो है महात्मा गांधी ने भी वही बात जोड़ दी। जब अली बंधु गिरफ्तार हो गए तो महात्मा गांधी ने भी अली बंधुओं को आगे समर्थन दे दिया कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और सभी युवकों को, सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, हिंदू लोगों को भी, सब लोगों को जो है सेना से त्यागपत्र दे देना चाहिए और वहाँ पे भर्ती नहीं लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने पूरा समर्थन दिया खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन चलता रहा। खिलाफत आंदोलन 1924 तक चलता रहा और इसमें यही चीज़ें की जाती रही। आगे इस आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं सेवाओं का बहिष्कार, ये चलता रहा। खलीफा का समर्थन, और अंग्रेजी सरकार से असहयोग, ये सब चीज़ें जो है खिलाफत आंदोलन में 1924 तक चलाते रहे खिलाफत कमेटी के लोग, और 1924 में जाकर के ये आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद में, और उसके बाद भी खिलाफत आंदोलन चलता रहा। लेकिन खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया क्योंकि तुर्की में कुछ ऐसे कार्य हुए जिससे खलीफा का पद ही समाप्त हो गया, और जब खलीफा का पद ही नहीं रहा, खलीफा नहीं रहा, तो खलीफा की जो खिलाफत है वो भी समाप्त हो गई और ये आंदोलन पूरी तरीके से बंद हो गया। 1922 में मुस्तफ़ा, एक व्यक्ति थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई। देखिए, तुर्की में मामले का हल वहीं पे तुर्की में ही कुछ ऐसा हो गया जिससे खिलाफत आंदोलन का मतलब ही समाप्त हो गया, इसीलिए खिलाफत आंदोलन भी बंद हो गया। 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक क्रांति हुई और इन्होंने जो है सुल्तान के समस्त राजनीतिक अधिकारों को छीन लिया। इस क्रांति में क्या किया, सुल्तान के समस्त राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और ब्रिटिश के साथ, यानी जो मित्र राष्ट्रों के साथ थे, उनके साथ एक नई संधि कर ली इन्होंने, यानी फिर से नए सिरे से समझौता कर लिया ब्रिटिश के साथ में, या ब्रिटेन आदि जो भी उधर के देश थे, ब्रिटेन आदि के साथ नई संधियां कर ली। नई संधि कर ली और 1924 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया, समाप्त। और जब खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया, वहाँ पर तुर्की को बिल्कुल नए तरीके से बनाया गया, नए तरीके से खड़ा किया गया, और वर्तमान में जो आप तुर्की देखते हैं वो यहीं से जन्म लेता है। तो 1924 में जो खलीफा का पद है वो समाप्त कर दिया गया, और जब खलीफा का पद नहीं रहा तो
खिलाफत भी समाप्त हो गई और खिलाफत आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह गया, समाप्त। और इसलिए भारत में क्या हुआ, भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त। हालांकि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने एक डेलीगेशन भेजा वहां पे कमाल पाशा के पास में। जब ये पद उन्होंने समाप्त किया तो यहाँ से एक शिष्टमंडल गया, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया, शिष्टमंडल का कुछ भी नहीं सुना गया। तो फिर यहाँ पर जो है वो खिलाफत आंदोलन समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ निष्कर्ष निकली, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, खिलाफत आंदोलन भले ही असहयोग आंदोलन के साथ में चल रहा था, लेकिन खिलाफत आंदोलन भारत की चीज़ों से प्रेरित नहीं था। भारत, इसका उद्देश्य जो है वो तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की सत्ता को बरकरार रखने के लिए था। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के अंतर्गत इसलिए हम इसे पढ़ते हैं क्योंकि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया था, और समर्थन देने के पीछे उन्होंने जो कारण दिया वो ये था कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी और हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलेगा। मुस्लिम भी जो है वो असहयोग आंदोलन में उतना ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। यानी हिंदू मुस्लिम एकता को और प्रगाढ़ करने के लिए ही महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में भरपूर सहयोग दिया, और इसके बदले जो है असहयोग आंदोलन में खिलाफत कमेटी के सदस्यों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त भी हुआ। हालांकि जो है दोनों ही आंदोलन के निष्कर्ष जो है वो नकारात्मक ही रहे। खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था वो भी नहीं पूरा हो पाया, और असहयोग आंदोलन को हम अगली क्लास में देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।